क्लास शुरू कर कौन है। तो हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा क्लास का है डे 7। ठीक है, डे 6 तक की क्लास में हम लोगों ने अपना बेस कलर की थ्योरी को पढ़ा, एडवांस कलर थ्योरी को पढ़ा, कलर व्हील वगैरह को पढ़ा, जिसमें कि आप लोगों को मैंने कलर की वगैरह समझाई थी कि कौन सा कलर किस चीज से कट होता है, कब काटा जाता है, कब नहीं काटना चाहिए, ब्लॉन्ड कलर कैसे होगा, ब्राउन कलर डायरेक्ट कैसे होगा, लाइट करके कैसे होगा। ये सारी चीज हमने 6 दिन के अंदर अंदर कवर अप की है, सीखी है। इसी के साथ साथ हमने नॉर्मल हाइलाइट्स और बेबी लाइट्स की टेक्निक को भी सीखा है ना, सीखा ना। उसके बाद हमने हेयर ट्रीटमेंट की तरफ हम गए थे एक दिन, जिसमें कि हमने ओलाप्लेक्स वगैरह, केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया और ब्लूटॉक्स, जितने भी हेयर ट्रीटमेंट अभी तक होते रहे हैं एडवांस, वो सभी हमने कवर अप कर लिए हैं। कुछ रहता है आप लोगों को कोई सवाल है इस बारे में, कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। पूछिए। जो नाम है, ब्लू कलर सीधा, वोयलेट कलर सीधा, ऑरेंज कलर आता है, रेड कलर की ट्यूब नहीं आती है डायरेक्ट, ये कटर ही है एक तरह से। जी, उनको आप बोलोगे ना ग्रीन कलर दे दो मुझे, रेड कलर दे दो, ब्लू कलर दे दो, दे देंगे आप। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास डे 7 है। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिबॉन्डिंग प्लस स्मूथनिंग। रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग से आज हमारी स्टार्टिंग होगी। और अगर बीच में टाइम लगा तो मैंने एक छोटा सा एक बाल काट के रखा हुआ है, छोटी, ये मेहंदी वाला बाल है, हिना कोटेड हेयर है ये। इस पर हम अपना डेमो भी करके देख लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग क्या चीज है। लिखो आप लोग। लिखिए, नोट कीजिए। रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग ये एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपके हेयर बॉन्ड्स को, ये एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपके हेयर बॉन्ड्स को लूज या मुलायम करने का काम करता है। रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग ये एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके हेयर बोन्स को मुलायम या लूज करने का काम करता है। रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग सर्विस में हम रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग सर्विस में हम हेयर को 100% स्ट्रेट करने का काम करते हैं। रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग सर्विस में हम हेयर को 100% स्ट्रेट करने का काम करते हैं। तो इसमें एक चीज क्लियर हुई आपको कि रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग, इनका जो केमिकल है वो आपके हेयर बोन्स को मुलायम या लूज करता है, ना कि तोड़ता है। कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं बोन टूटा या नहीं, तो बॉन्ड कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि बॉन्ड अगर टूट गया तो आपका बाल ही टूट जाएगा। बॉन्ड सिर्फ लूज किया जा सकता है, या फिर थोड़ा सा उसको, हिंदी में कहो तो लूज को हिंदी में मुलायम मानते हैं, कि जैसे मुलायम हो गई चीज, खिंच रही है, रबड़ काइंड ऑफ मुलायम है चीज, वो ऐसी कोई पक्की नहीं है कि खिंच नहीं रही है या मुड़ नहीं रही है। मुलायम चीज का मतलब यही होता है ना, जिसे हम ऐसे अपने हिसाब से मोड़ पाए, स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ। तो मुलायम करने को या बॉन्ड लूज करने को हम स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग क्रीम का काम मानते हैं। तो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग सर्विस में हम बाल को 100% स्ट्रेट करने का काम करते हैं। अब दिक्कत यह है कि लोग मानते हैं कि रिबॉन्डिंग अलग है और स्मूथनिंग अलग है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में असल में फर्क है या नहीं है।
और फर्क है तो क्या फर्क है, क्लियर है आप लोगों को? देखिए, आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले रिबॉन्डिंग ही की जाती थी, ठीक है। उस वक्त स्मूथनिंग का कोई नामो निशान नहीं था, ना ही लोग स्मूथनिंग के बारे में जानते थे। तो ये रिबॉन्डिंग जो की जाती थी, ये कैसे की जाती थी? रिबॉन्डिंग का सबसे पहला प्रोसीजर होता था वॉश। वॉश के बाद वो बालों को करते थे ड्राई प्लस आइनिंग। उसके बाद उस वक्त में ये स्मूथनिंग क्रीम, रिबॉन्डिंग क्रीम किसी कंपनी ने बनाई नहीं थी, तो यहां पर वो लोग यूज करते थे वेलोसिटी का, वेलोसिटी प्लस मैदा। कोई मैदा ले लेता था तो कोई बेसन ले लेता था। मैदे या बेसन में थोड़ी सी वेलोसिटी डाल के उसका पेस्ट बना करके बालों पर लगाया जाता था रिबॉन्डिंग करने के लिए। यानी पहले जो ये क्रीम आजकल आप यूज करते हो, रिबॉन्डिंग क्रीम, स्मूथनिंग क्रीम, ये क्रीमें उस समय में नहीं होती थी। और जो जिससे पमिंग की जाती है ना, जैसे मेरा बाल करली है, करली का लोशन आता था उस समय में, तो करली बाल करने वाला लोशन वो लोग मैदे में या बेसन में डाल के उसका पेस्ट बनाते थे और उसको बालों पे लगा के बालों का बॉन्ड लूज या मुलायम करने का काम किया जाता था, ठीक है जी। और जब ये बॉन्ड लूज होता था, ये होता था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक। 1 से 1.5 घंटे में ये बॉन्ड उनका लूज किया जाता था हेयर का। उसके बाद होता था क्लाइंट का रिंस, जो कि नॉर्मल हम लोग करते ही हैं। बॉन्ड लूज होने के बाद हम रिंस करते हैं ना क्लाइंट का। उसके बाद वो रिंस करते थे और रिंस करने के बाद फिर दोबारा यही प्रोसीजर होता था कि बालों को ड्राई किया गया और उसके बाद बालों पर आइनिंग की गई। उस समय में लोगों को इतनी ज्यादा डीप नॉलेज नहीं हुआ करती थी, वो लोग आइनिंग का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल फुल टेम्परेचर इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से रिबॉन्डिंग में नीचे का बाल थोड़ा सा ड्राई ड्राई भी लोगों को फील होता था उस समय में। आइनिंग करने के बाद फिर वो लगाते थे न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर भी उस समय में नहीं आता था। न्यूट्रलाइजर भी वेलोसिटी वाला ही यूज किया जाता था। वेलोसिटी का जो न्यूट्रलाइजर आता है वो पाउडर बेस आता है, उसको उन दिनों में लोग अपने हिसाब से यूज करते थे, ठीक है। जहां तक मैं जानता हूं कुछ लोग उसे ऐसे ही मैदे में या बेसन में यूज कर लेते थे, तो वहीं पर कुछ लोग उसे पानी में डाल करके पानी में बेसन वगैरह घोल के लगाते थे, या फिर उसकी जगह पर हेयर मास्क भी कुछ लोग यूज कर लेते थे कई बार, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से रिबॉन्डिंग प्रोसीजर किया जाता था। जब बाद में कंपनी डेवलप होनी शुरू हुई, मार्केट थोड़ी सी डेवलप हुई, तो सॉरी पहले मैं इसको बता देता हूं। न्यूट्रलाइजर के बाद फिर से बालों का रिंस किया जाता था और रिंस करने के बाद वापस से बालों को ड्रायर और आइनिंग की जाती थी। मतलब कि 3 बार पूरे प्रोसीजर में वो लोग आइनिंग करते थे, जिसकी वजह से बाल स्ट्रेट हो जाता था, लेकिन बाल जो नीचे का जो हेयर होता था टिल एंड, वहां पर थोड़ी सी ड्राइनेस महसूस होती थी क्लाइंट को। इसको रिबॉन्डिंग प्रोसीजर माना जाता था, क्लियर है। उसके बाद जब मार्केट थोड़ी सी डेवलप हुई तो रिबॉन्डिंग का नाम चेंज करके स्मूथनिंग के नाम से लोगों ने उसे करना शुरू कर दिया। जब कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया, यानी कि स्मूथनिंग क्रीम जब कंपनी ने बनाई, तो कंपनी ने इस वेलोसिटी का जो लिक्विड है उस लिक्विड को क्रीमी बेस में कन्वर्ट करके आपको रिबॉन्डिंग क्रीम के नाम से दे दिया। जैसे कि ये रहा, सपोज ये देखो, ये मेरे पास एक क्रीम है शॉर्शकॉफ की 0 नंबर। अब ये क्रीम है, ये क्रीम वही काम करती है जो कि हमारा वेलोसिटी कर्ली लोशन काम करता है, क्योंकि पहले तो उस लोशन की हेल्प से ही तो रिबॉन्डिंग की जा रही है ना। तो उसी लोशन को ये क्रीम बेस बना करके कंपनी आपको स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग क्रीम के नाम से देने लगी। क्लियर हुआ? तो क्रीमी बेस जब ये प्रोडक्ट आया, तो क्रीमी बेस को उन्होंने स्मूथनिंग के नाम से मार्केट में क्लाइंट को बता के थोड़े पैसे ज्यादा लेने शुरू कर दिए और क्लाइंट को ये बोलना शुरू किया कि अब आपका बाल डैमेज नहीं होगा, बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन उन दिनों भी ये चीज नई नई आई थी, तो प्रोसीजर बहुत ज्यादा वो लोग चेंज नहीं किया उन्होंने। प्रोसीजर लोगों ने तब भी वैसा ही रखा कि सबसे पहले वॉश किया, वॉश करने के बाद उन्होंने करी एप्लीकेशन। यहां पर जो पहले वाली आइनिंग थी, यहां उन्होंने उसको स्किप कर दिया बीच में।
उसके बाद एप्लीकेशन के बाद जैसे ही बॉन्ड लूज हुआ, बॉन्ड लूज बॉन्ड लूज होने के बाद उन्होंने नॉर्मल क्लाइंट का रिंस किया, रिंस करने के बाद मास्क वगैरह यूज किया, और मास्क लगाने के बाद फिर वहां पर किया उन्होंने ड्रायर प्लस आइनिंग। आइनिंग और ड्रायर कंप्लीट होने के बाद फिर लगाया गया न्यूट्रलाइजर। तब तक कंपनी ने क्रीम के साथ अपना न्यूट्रलाइजर भी मार्केट में लॉन्च कर दिया था, जैसा कि ये वाला न्यूट्रलाइजर आप सबने देखा होगा, शॉर्शकॉफ एन, एन लिखा होता है, एन मतलब न्यूट्रलाइजर। तो जो न्यूट्रलाइजर पहले बना के करना पड़ता था, उस न्यूट्रलाइजर को कंपनी ने क्रीमी बेस में थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया। उसके बाद किया न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर के बाद फिर से क्लाइंट का रिंस किया गया, रिंस के बाद वापस से सेम प्रोसीजर ड्रायर प्लस आइनिंग, इसको लोगों ने बनाया स्मूथनिंग प्रोसीजर। लेकिन अब आगे आगे क्या हुआ, जैसे जैसे मार्केट और डेवलप हुई, हेयर ड्रेसर्स को डीप नॉलेज होनी शुरू हुई, काम कर करके एक्सपीरियंस बढ़ा लोगों का, तो लोगों ने क्या किया, जैसे मैं भी हूं, लोग क्या इसमें मैं भी आ गया, मैं भी क्या करता हूं, सीधा वॉश करता हूं एप्लीकेशन की, बॉन्ड लूज किया, उसके बाद रिंस किया और ड्रायर वगैरह करके आइनिंग कर दी, आइनिंग करके न्यूट्रलाइजर लगाया, रिंस किया और ड्रायर करके प्रोसीजर खत्म। लास्ट वाली आइनिंग अब लोगों ने करनी बंद कर दी। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि पहले का हेयर वर्जिन ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आजकल के समय में वर्जिन हेयर बहुत कम है, इसलिए हम डबल डबल प्रोसीजर आइनिंग नहीं कर पाते हैं बाल पर, क्योंकि ऑलरेडी बाल डैमेज मिलता है, हमें वर्जिन तो मिलता ही नहीं है। वर्जिन बाल पर तो हम चाहे 3 बार आइनिंग कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज के समय में वर्जिन बाल मिलता ही कहाँ है कि आप उस पर 2 बार या 3 बार आइनिंग करो। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि वर्जिन बाल आपके सामने आएगा, अदरवाइज ज्यादातर बाल ऑलरेडी या तो मेहंदी वाला होगा, या नीचे से ड्राई डैमेज होगा, या कलर वाला बाल होगा, कोई ना कोई कंडीशन उस बाल में जरूर मिलेगी आपको। समझ आ गया आपको ये? डिफरेंस पता लग गया आपको रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग का? रिबॉन्डिंग में तकरीबन 3 बार आइनिंग की जाती थी, उसकी कोई क्रीम नहीं आती थी, वेलोसिटी लोशन के थ्रू बालों का बॉन्ड लूज किया जाता था, मैदे वगैरह में मिक्स करके या बेसन में डाल के। उसके बाद न्यूट्रलाइजर भी उस समय में नहीं आता था, तो न्यूट्रलाइजर भी लोग अपने हिसाब से बना करके बाल पे लगाते थे। फिर आ गई आपकी स्मूथनिंग क्रीम, जो बाद में कंपनियों ने, जब कंपनियां डेवलप हुई, उन्होंने इस लोशन को क्रीम फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग क्रीम के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया। और प्रोसीजर जो था, जहां पर 3 आइनिंग होती थी, वहां पर पहली वाली आइनिंग हटा दी और बाकी की 2 आइनिंग रह गई प्रोसीजर में। लेकिन अब ऐसा हो गया, मार्केट इतनी डेवलप हो गई कि उसमें से जो लास्ट वाली भी आइनिंग थी वो हटा दी, सिर्फ जो बीच में आइनिंग की जा रही है ना बॉन्ड लूज करने के बाद, सिर्फ वो आइनिंग रह गई है, बाकी कहीं पे भी आपको आइनिंग नहीं करनी है स्मूथनिंग प्रोसीजर में। क्लियर है? अब ये तो नहीं चल रही है ना, क्या साहब? ये अब नहीं चल रही है ना, ये बंद हो चुकी है साहब। बीच वाली आइनिंग जब हमने एप्लीकेशन की बाल पर, एप्लीकेशन करने के बाद बॉन्ड लूज किया, बॉन्ड लूज करने के बाद बाल का रिंस होगा, ड्रायर होगा, सुखाएंगे, स्ट्रेट ड्रायर करेंगे, उसके बाद आइनिंग होगी, बस। फिर उसके बाद आपको पूरे प्रोसीजर में कोई आइनिंग नहीं करनी, ना पहले करनी है ना बाद में करनी है, सिर्फ एक ही बार आइनिंग होगी जो बीच में होगी बॉन्ड लूज करने के बाद। ठीक है, समझ आ गया? चलो हम इसका डेमो कर लेते हैं। क्या? कौन सा? नहीं। हम्म। मैंने तो कभी यूज किया नहीं मैडम ये प्रोडक्ट। ये कोई प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो? बाल, अच्छा पोरस हेयर की बात कर रहे हो आप? नहीं 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 करनी, नहीं करनी, चाहे हेयर कैसा भी हो आपका,
चाहे पोरस हो, ठीक है, या नॉर्मल हेयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब आप क्रीम लगाओगे तो बालों का बॉन्ड लूज अगर अच्छे से आपने कर दिया ना, तो आप एक बार की आइनिंग मारोगे ना, एक तो हमेशा पतले सेक्शन में आइनिंग करनी चाहिए, चाहे स्मूथनिंग की हो या केराटिन की हो, नैनोप्लास्टिया की हो, किसी भी चीज की हो। मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि हमेशा थिन सेक्शन में आपको आइनिंग करनी चाहिए। थिन सेक्शन से क्या होगा कि पतला बाल आपकी आइनिंग में बड़े आराम से दब जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वो मैं बताऊंगा मैडम आपको, सब्र करो थोड़ा सा। चलिए हम इसका डेमो कर लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि अभी चीज लिखी हुई है, प्रोसीजर पता लग चुका है सबको ना, तो इसका डेमो कर लेते हैं। उसके बाद इसके बारे में जो बाकी की थ्योरी है वो सारी कर लेंगे। मैडम सबर करो, मैडम सबर करो मैडम। देखो पूरा प्रोसीजर होगा इस पे, हर चीज आपके साथ शेयर की जाएगी, एक एक चीज बताई जाएगी। देखो फिलहाल ये देखो अच्छे से, हमारे पास जो क्रीम है वो शॉर्शकोफ की है 0 नंबर, ठीक है। ये 0 नंबर का मतलब होता है हार्ड प्रोडक्ट। ये आप चाहे वेरी करली हेयर हो, चाहे नॉर्मल हेयर हो, चाहे थिन हेयर हो, ठीक है जी, आप किसी पे भी लगा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है उस बाल की स्ट्रेंथ कितनी है। कभी भी ऐसा मत करना कि किसी भी तरह के बाल पर, बालों की टेक्सचर कोई कुछ भी हो और आपने सीधा 0 नंबर लगा दिया। 0 नंबर क्रीम का मतलब है हार्ड प्रोडक्ट, जैसा मैंने आपको बताया। ये वेरी करली हेयर के लिए बनाया गया है स्पेशली। इसके बाद इसके और भी प्रोडक्ट आते हैं, जिससे कि 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। आजकल 2 नंबर आना बंद हो गया है, आजकल सिर्फ इसका ये आता है 0 नंबर और 1 नंबर। ये दोनों सर्विस किस तरह से यूज की जाती हैं वो भी आपको अगली थ्योरी में पता चल जाएगा। फिलहाल मेरे पास 0 नंबर ही है, ठीक है। तो हम जिस बाल पर इसको यूज कर रहे हैं वो बाल भी मेहंदी वाला है, इसलिए भी मैं इसको 0 नंबर क्रीम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेहंदी की कोटिंग की वजह से बाल जो होता है वो कोटेड हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है बाल को। क्लियर है। शॉर्शकोफ 0 नंबर क्रीम ये वेरी करली हेयर के लिए बनाई गई है, ना कि किसी नॉर्मल हेयर के लिए, ये बात ध्यान रखना सारे, ठीक है। अगर आपके पास क्रीम नहीं होती है इसके अलावा कोई, तो आप मजबूरी में यूज कर सकते हो, लेकिन तब जब बाल के हालात ऐसे हो कि आप उस पर कर पाओ। हर एक बाल पर ये नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। एप्लीकेशन पर बाल पकड़ो, अच्छे से रगड़ के लो, पूरा अंदर भर दे, भर दे अंदर। बस हाथ धो ले इस पर। ये देखिए मैंने इस पे क्रीम एप्लीकेशन करा दी, ये मेहंदी वाला बाल है, हमने इसको 0 नंबर शॉर्शकोफ की क्रीम लगा दी, और जब तक बॉन्ड लूज नहीं होगा तब तक हम इसे वॉश नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। एक बार जब आप क्रीम लगा दोगे बाल पर, तो जब तक इसका बॉन्ड लूज नहीं हो जाएगा ना प्रॉपर, तब तक आपको बाल का वॉश नहीं करना। इसमें कोई टाइम का वो नहीं है कि 1 घंटा हो गया या 50 मिनट हो गए या 40 मिनट हो गए और उसके बाद आपने वॉश कर दिया, ऐसा नहीं है। ये चीज विजुअल चेक होती है, जब तक बॉन्ड नहीं होगा तब तक आपको ये रखना पड़ेगा और बार बार एप्लीकेशन भी करते रहना है इस पर। सपोज करो कि इसको 40 मिनट हो गए और बॉन्ड लूज नहीं हो रहा, तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इस पे, थोड़ा बहुत इसको रब करना पड़ेगा, तब जाके इसका बॉन्ड लूज होगा। टिश्यू पेपर लेकर आओ, इसको टिश्यू पेपर पे रखो। ठीक है, समझ आ गया सबको।
हम कर रहे हैं स्मूथनिंग का प्रोसीजर, क्योंकि रिबॉन्डिंग आजकल नहीं की जा रही है, क्योंकि हमारे पास स्मूथनिंग के नाम से ही ये रिबॉन्डिंग क्रीम बन के आ रही है और स्मूथनिंग ही आजकल सब लोग करते हैं। तो हम स्मूथनिंग का ही प्रोसीजर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने, मेरे पास एक चोटी थी, मैंने उसे वॉश तो नहीं किया कि वो पहले से धुला हुआ बाल था, वॉश था। मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। वॉइस आ रही है मेरी? अब तो आ रही है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं स्पूनिंग प्रोसीजर। सबसे पहले आपको वॉश करना है, लेकिन हमने वॉश नहीं किया क्योंकि हम सिर्फ आपको करना सिखा रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, जो कि अभी अभी हमने की। उसके बाद होता है बॉन्ड लूज। बॉन्ड लूज मतलब विजुअल चेक। जब तक इस बाल का बॉन्ड लूज नहीं होगा तब तक इस बाल पर मुझे ये क्रीम को लगाए रखना है, और अगर कुछ टाइम बीतने के बाद इसका बॉन्ड नहीं लूज होता है ठीक से, तो दोबारा से एप्लीकेशन भी करनी पड़ सकती है। क्लियर है सबको? वो डियर अभी पता लग जाएगा आपको, अभी बता दूंगा, पहले करना सीख लो। अभी जब इसको पढ़ेंगे ना बाद में कि किस स्ट्रक्चर पे कैसे किया जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा, ये सारी चीजें अभी इसके बाद हम करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो 5 मिनट। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं, किस बाल में कौन सा प्रोडक्ट चाहिए होता है। यहां हम ब्रांड रख लेते हैं। यहां पर एक ब्रांड रख लिया हमने, लॉरियल, और यहां पर रख लिया शॉशकॉप। लॉरियल और शॉशकॉप ये इंटरनेशनल ब्रांड है जो हर जगह पर यूज होते हैं, और सबसे ज्यादा तो शॉशकॉप ही यूज होता है स्पूनिंग या रिबॉन्डिंग क्रीम के लिए, ठीक है जी। उसका कारण ये है कि स्पूनिंग की जो शॉशकॉप क्रीम है वो थोड़ी सी सस्ती आती है, तो लोग ज्यादातर उसी को यूज करते हैं। तो रिबॉन्डिंग क्रीम जो आती है लॉरियल की, वो आती है एक्सटेंशो के नाम से। उसका नाम है एक्सटेंशो। जो क्रीम लॉरियल ने बनाई स्मूथनिंग क्रीम, उसका नाम है एक्सटेंशो। एक्सटेंशो में एक आती है रेसिस्टेंट और एक आती है R1। हो सकता है आजकल ये R1 आनी बंद हो गई है, ये भी ध्यान रखना। तो अगर ये R1 आनी बंद हो गई है ना, तो रेसिस्टेंट के साथ वेरी रेसिस्टेंट दी होगी लोगों ने, क्योंकि दो क्रीम आती ही आती हैं। इस चीज की कंफर्मेशन मुझे भी नहीं है कि इन दोनों क्रीमों में से बंद कौन सा हुआ है। एक वेरी रेसिस्टेंट आती है, एक रेसिस्टेंट आती है, एक R1 आती है। 3 क्रीम इसकी आती थी, और सेम 3 क्रीम यहाँ आती है, इसकी 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। लेकिन कंपनी ने अब क्या किया है, इस 2 नंबर को बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ क्रीम जो आती है वो आती है ग्लैड के नाम से, पता है ना सबको, जो अभी अभी हमने यूज की अपने डेमो के लिए, शॉशको की ग्लैड क्रीम। इसको ये लोग बोलते हैं रिबॉन्डिंग क्रीम, स्मूथनिंग क्रीम, जो भी मान लो आप। ये ग्लैड के नाम से आ रही है। इसमें नंबरिंग आई 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। सेम यहाँ लॉरियल के रख के चलो, ऐसे ही देखो। लॉरियल में भी इसी तरह की चीज आई, वेरी रेसिस्टेंट, दूसरा रेसिस्टेंट, तीसरा है R1। ये 3 क्रीम लॉरियल ने बनाई और ये 3 क्रीम शॉशकॉफ ने बनाई। 0 नंबर बनाई थिक हेयर के लिए, जिसे आप पोरस हेयर भी मान सकते हो, ठीक है जी। 1 नंबर बनाई नॉर्मल हेयर के लिए, और 2 नंबर बनाई फाइन हेयर के लिए या कलर हेयर के लिए, आप मान सकते हो इसको। क्लियर है सबको?
0 नंबर बनाई थिक हेयर के लिए, वेरी कर्ली हेयर के लिए। 1 नंबर क्रीम आती है नॉर्मल हेयर के लिए, जब नॉर्मल टेक्सचर पर आप करते हो। और 2 नंबर होती है फाइन हेयर, पतला बाल या कलर वाला डैमेज बाल। सेम एक्सटेंशो की जो स्पूनिंग क्रीम आती है, वेरी रेसिस्टेंट का मतलब है 0 नंबर, यानी कि वेरी कर्ली हेयर। रेसिस्टेंट का मतलब है 1 नंबर, यानी कि नॉर्मल हेयर। और R1 का मतलब है 2 नंबर, यानी कि फाइन हेयर। लेकिन कंपनी ने यहां 2 नंबर को बंद कर दिया, यानी फाइन हेयर की क्रीम यहां से और यहां से ये दोनों क्रीम बंद हो गई है, जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है, कंफर्म मैं भी नहीं हूं, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं पहले ही। बाकी आप मार्केट में जब ये क्रीम लोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो भी बंद होगी वो शायद आपको अवेलेबल वहां पर ना मिले। 2 नंबर बंद हो गई है, इस बात के लिए मैं बिल्कुल कंफर्म हूं। लेकिन लॉरियल की R1 बंद हुई है या फिर ये वेरी रेसिस्टेंट बंद हुई है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं ये चीज आपको भी बता रहा हूं। क्योंकि ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले, R1 क्रीम यहां पर थी और मैंने उसको यूज भी किया था, तो हो सकता है मार्केट में आ रही हो। लेकिन कुछ लोगों ने, पिछले बैच में एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि सर R1 क्रीम तो बंद हो गई, हमारे वहां ये नहीं मिलती। तो इस बात को लेकर देखो, मुझे डाउट हो रहा था कि अगर बंद हो जाती तो फिर वो मुझे यहाँ कैसे मिल गई, है ना। और वो कह रही है कि बंद हो गई, उसके बाद नहीं मिल रही है, तो इस बात को भी लेकर डाउट है कि सच में ही ना हो गई हो। क्योंकि इसकी भी 2 नंबर आनी बंद हो गई है, फाइन हेयर की क्रीम आनी बंद हो चुकी है। बाकी आप लोग जब खरीदोगे इस माल को तो आपको पता चल जाएगा, जो भी बंद हुई होगी उसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको कंफर्म कर देगा कौन सी क्रीम बंद हुई है। क्लियर है सबको? हाँ जी, तो लिखो, वेरी रेसिस्टेंट किस हेयर के लिए होती है? वेरी कर्ली हेयर के लिए, थिक हेयर के लिए। और रेसिस्टेंट क्रीम किसके लिए होती है? नॉर्मल हेयर के लिए। फिर आती है हमारी R1। R1 क्रीम किसके लिए है? फाइन हेयर के लिए, पतले बाल के लिए या फिर हल्का फुल्का कलर्ड हेयर। सेम इधर आ जाओ शॉर्टस्कोप में, 0 नंबर थिक हेयर के लिए, वेरी कर्ली हेयर के लिए, 1 नंबर नॉर्मल हेयर के लिए, और 2 नंबर फाइन हेयर यानी हल्का फुल्का कलर्ड हेयर के लिए। चलिए अब हम इसका प्रोसीजर लिखते हैं। वैसे तो हम डेमो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रोसीजर लिख लेते हैं दोबारा से, कि किस बाल पर आपको कौन सी क्रीम का यूज करना है, उससे शायद और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले वॉश होगा, उसके बाद दूसरा क्या होगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे होती है? चारों टेक्सचर याद करो, पहला टेक्सचर, दूसरा टेक्सचर, तीसरा टेक्सचर और चौथा टेक्सचर। पहला टेक्सचर क्या होता है? वर्जिन हेयर। दूसरा टेक्सचर क्या होता है? कलर हेयर। तीसरा टेक्सचर क्या होता है? तीसरा टेक्सचर डैमेज हेयर। चौथा टेक्सचर डैमेज एंड ड्राई। जी, डैमेज एंड कलर ड्राई बोल सकते हो, या फिर ओवर ओवर प्रोसेस। 4 तरह के टेक्सचर आपके पास आएंगे जब आप स्पूनिंग वगैरह करोगे या कलर वगैरह करोगे। किसी भी सर्विस में सिर्फ ये 4 ही कंडीशन हमें सैलून में मिलेगी। अब अगर सपोज करो कि अगर बाल किसी का वर्जिन है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इस पे 0 नंबर यूज करो, 1 नंबर यूज करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसमें रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि बाल वर्जिन है। और ये तो जो बॉन्ड है वो विजुअल चेक है, तो उसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं। उसके बाद आता है कलर कंडीशन। कलर कंडीशन पे आपकी क्रीम यूज होती है R1 या फिर 1 नंबर। लॉरियल के हिसाब से यूज करोगे तो R1 क्रीम, और शॉर्टस्कोप के हिसाब से करोगे तो 1 नंबर की क्रीम वहां पर यूज होगी कलर्ड हेयर पर। उसके बाद आ गई डैमेज एंड ड्राई कंडीशन। डैमेज एंड ड्राई कंडीशन में लॉरियल के हिसाब से R1 और शॉर्टस्कोप के हिसाब से 2 नंबर क्रीम का आपको यहां पर यूज करना है। ये तो बाद की बात है बेटे, पहले ये तो लिख लो। फिर आ गया ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस पे आपको कभी भी दोबारा स्मूथनिंग नहीं करनी है। स्मूथनिंग की जगह पर यहां बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, यहां पर होगा केराटिन। क्योंकि जो बाल ऑलरेडी ओवर प्रोसेस हो चुका है, उस बाल को आप चाह के भी
सीधा नहीं कर सकते हो, वो बाल ऑलरेडी जल गया है, उसमें इतनी क्षमता या इतनी पोरोसिटी नहीं है कि वो इसकी हीट को बर्दाश्त कर सके। लिख लिया सबने? जब वर्जिन हेयर पर स्मूथनिंग की जाती है तो आप 0 नंबर क्रीम का यूज कर सकते हो और लॉरियल में वेरी रेसिस्टेंट क्रीम का यूज कर सकते हो। शॉर्शकॉफ में 0 नंबर, लॉरियल में वेरी रेसिस्टेंट, जब आप वर्जिन हेयर पर काम कर रहे हो। अगर वो हेयर बहुत ज्यादा थिक है, करली है, तो आप 0 नंबर या वेरी रेसिस्टेंट का यूज करोगे। अगर वो बाल नॉर्मल है तो आप लॉरियल में रेसिस्टेंट और शॉर्शकॉफ में 1 नंबर क्रीम का यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आ गया कलर्ड हेयर। कलर्ड हेयर पर आप 1 नंबर क्रीम या फिर R1 का यूज कर सकते हो। उसके बाद आ गया डैमेज और ड्राई हेयर। जब बाल की कंडीशन थोड़ी सी डैमेज ड्राई है तो अगर आपको स्मूथनिंग करनी पड़ती है वहां पर, तो वहां आप यूज करोगे R1 क्रीम का या फिर 2 नंबर शॉर्शकॉफ की क्रीम का, जो आपको अवेलेबल मिले आप वो कीजिए। अदरवाइज अब इसमें डालते हैं कंडीशन कि सपोज करो बाल बाल डैमेज या ड्राई है और वहां पर R1 की जो क्रीम है, अपना माइक बंद कीजिए। इसका माइक ऑन है। अगर आपके पास R1 क्रीम जो है वो खत्म है या 2 नंबर क्रीम मार्केट में आनी बंद हो गई या R1 आनी बंद हो गई, तो इस कंडीशन में आपको यहां पर ये R1 क्रीम कैसे क्रिएट करनी है। देखो, किसी भी क्रीम को यानी 0 नंबर की क्रीम को ही आप 1 नंबर 2 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये देखो। जब ये 0 नंबर की क्रीम 100% केमिकल मानी जा रही है, इसका मतलब है जब आप इसमें प्लस कर दोगे 50% मास्क, तो ये क्रीम आपकी बन गई 1 नंबर नॉर्मल हेयर के लिए। ठीक है? जैसे कि आपने 50 ml 0 नंबर क्रीम ले ली और उसमें आपको पूरा 50 ml ही आपने मास्क डाल दिया, तो ये क्रीम बनेगी टोटल कुल मिला के 1 नंबर। 1 नंबर मतलब ये नॉर्मल हेयर की क्रीम बन जाएगी कि आप इसको कलर वाले बालों पर भी यूज कर पाओगे। लेकिन अगर इसी क्रीम को आपको कभी 2 नंबर बनाना पड़ता है तो मास्क की क्वांटिटी यहां पर थोड़ी सी बढ़ा के 50 से आप 70% कर दोगे। जितना मास्क बढ़ता रहेगा उतनी ही वो क्रीम माइल्ड जोन में जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है? ये जो R1 होती है ये क्रीम माइल्ड ही तो है, तभी तो वो डैमेज बालों पर काम कर पा रही है। तो मास्क के थ्रू आप स्मूथनिंग क्रीम को माइल्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। बाकी कोशिश ये करना कि डैमेज ड्राई हेयर पर, कलर वाले बालों पर आप ये चीज करना ही मत। वो इसलिए भी मैं मना कर रहा हूं क्योंकि आजकल इतने एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, जैसे अपना ब्लूटॉक्स वगैरह है, नैनोप्लास्टिया है, इन सबसे भी 80% तक बाल स्ट्रेट मिल जाता है, 70% तक भी मिल जाता है। तो आप इतना खतरा क्यों लोगे कि बाल जल ही जाए, है ना? स्मूथनिंग वगैरह से कई बार बाल डैमेज हो जाता है, जल जाता है। तो कोशिश हमेशा ये करना कि जब भी बाल पर कलर है, डैमेज है, बाल ड्राई है या ओवर प्रोसेस है, तो क्लाइंट को हमेशा सजेस्ट करो कि मैडम आप या तो केराटिन कराओ, ठीक है, और अगर आपको बाल स्ट्रेट चाहिए तो आप नैनोप्लास्टिया या ब्लूटॉक्स करा लो और साथ में केराटिन करा लेना। बाल आपका सेफ भी रहेगा, स्ट्रेट भी हो जाएगा और 1% भी डैमेज होने का खतरा नहीं है उनमें। यहां तक कि जो स्मूथनिंग क्रीम है उससे बाल जलने का भी खतरा होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो भी क्रीम हमारे बॉन्ड्स पर काम करती है ना, वो आपके बालों को डैमेज करेगी ही करेगी। ये बात फैक्ट है। जैसे नैनोप्लास्टिया मैंने आपको पढ़ाया था, तो नैनोप्लास्टिया भी कहीं ना कहीं हमारे बॉन्ड्स पर काम करता है, क्योंकि उसमें स्मूथनिंग क्रीम डाली जा रही है थोड़ी सी। तो वो स्मूथनिंग क्रीम की वजह से ही बालों में ड्राइनेस आ जाती है, इसलिए नैनोप्लास्टिया को वर्जिन हेयर पर ही किया जाता है और बाकी की कंडीशन में हम ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं। पढ़ाई थी मैंने ये बात आपको, वो इसीलिए पढ़ाई थी कि जिस भी चीज में स्मूथनिंग का कुछ भी एक मात्र भी परसेंटेज डाला जाएगा
तो वो चीज जो होगी वो आपके हेयर बॉन्ड्स पर काम करेगी, और जो भी चीज आपके हेयर बॉन्ड्स पर काम करेगी वो आपकी लेयर्स को डैमेज करने का काम करेगी, आपके बालों से मॉइस्चर निकालने का काम करेगी। क्लियर है? तो स्मूथनिंग ना करके हमेशा अपने क्लाइंट को नैनोप्लास्ट या ब्लूटॉक्स या केराटिन सजेस्ट करके आप उनकी सर्विस को कन्वर्ट करो। फिर भी अगर वो नहीं मानती है तो फिर जैसा प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, इस प्रोसीजर के हिसाब से आप उनको स्मूथनिंग कर पाओगे। समझ आ गया? अब मैंने आपको दोनों चीजों के सब्स्टिट्यूट दे दिए। 90% कोशिश यही करना कि स्मूथनिंग करना ही नहीं क्लाइंट को। आपको सिर्फ अगर वर्जिन बाल है तो ही आप स्मूथनिंग करना, अदरवाइज आप नैनोप्लास्ट या ब्लूटॉक्स या केराटिन में क्लाइंट को कन्वर्ट करना। ठीक है? क्लाइंट अगर नहीं मानती है तो आप इन कंडीशन के हिसाब से अपना काम कर लेना। क्लियर है? कौन से? अच्छा, पर एक बात बताओ, अगर बाल जल गया तो पूरी उम्र नहीं जला रह जाएगा? वो दोबारा थोड़ी कभी नया हो पाएगा एक बार जल गया तो। ये बात भी तो समझाना आप उसे साथ में। भले ही चाहे नैनोप्लास्टिया से केराटिन से बाल ज्यादा दिन उसका स्ट्रेट नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम जलेगा तो नहीं, खराब तो नहीं होगा। आपके सैलून में वो रेगुलर आएगी तो। लेकिन अगर आपने बाल जला दिया तो 10 को और मना करेगी कि उसके पास मत जाना, मेरे बाल के हालात देखो क्या कर दिए उसने। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए हमेशा। चलिए, कंडीशन के हिसाब से अपने क्रीम यूज की, और उसके बाद आपको क्या करना होता है? रेस्ट। कितना टाइम? विजुअल चेक, विजुअल चेक। जब तक बॉन्ड लूज नहीं होगा तब तक आप उसे वॉश नहीं कर सकते। जैसा कि ये मैंने चोटी पे क्रीम लगा रखी है, ये क्या है इस टाइम? ये रेस्टिंग टाइम है, विजुअल चेक। अब चाहे इसको 1 घंटा लगे, 15 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट में बॉन्ड लूज हो जाए, चाहे 5 मिनट में हो जाए, जैसे ही बॉन्ड लूज होएगा तुरंत ही हम इसको रिंस करेंगे, उसके बाद सुखाएंगे और आइनिंग करेंगे। ये 1 मिनट रुक। बॉन्ड लूज होने के बाद क्या होगा? हमारा रिंस होगा, रिंस के बाद लगेगा आपका हेयर मास्क, हेयर मास्क के बाद वापस से रिंस। मास्क जो लगेगा उसका भी तो रिंस करना पड़ेगा ना, तो मास्क का रिंस होगा, रिंस के बाद उसके बाद ड्रायर प्लस आइनिंग। आइनिंग टेम्परेचर क्या रहेगा? मेहंदी वाला बाल है, आइनिंग टेम्परेचर क्या होगा? 200 से 210 टेम्परेचर, यानी कि वर्जिन कंडीशन वाला। अगर बाल कलर्ड होता तो 190 से 200। उसके बाद आइनिंग के बाद क्या लगेगा? न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर के बाद दोबारा से रिंस, रिंस प्लस मास्क, मास्क के बाद फिर दोबारा से रिंस, उसके बाद ड्रायर, प्रोसीजर खत्म। अब डिपेंड ये करता है कि इसमें जो ये न्यूट्रलाइजर लगेगा इसका क्या टाइम होगा। न्यूट्रलाइजर का टाइम होता है 8 से 10 मिनट, बस 8 से 10 मिनट से ज्यादा आपको न्यूट्रलाइजर कभी भी बाल पर नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई नुकसान है, लेकिन फिर भी बेकार का टाइम है वो, क्योंकि वो 10 मिनट के बाद अपना काम करके बिल्कुल ठंडा होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है हवा लगने से। हाँ पूछो, आप कुछ पूछ रहे थे। सर जैसे ये जीरो एक नंबर क्रीम नहीं है, 0 नंबर क्रीम है, और बाल मतलब ज्यादा मोटा नहीं है, नॉर्मल है, उस पे 1 नंबर लगाना है, तो उसमें जो आपने मास्क बताया था, अगर मैंने 50 ml क्रीम ले ली तो उसमें 50 ml ही मास्क डालना पड़ेगा। बराबर बराबर। बॉन्ड चेक कर। देख, मेरे अंगूठे में चोट लग गई है, मैं बॉन्ड चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूं कि बॉन्ड चेक कैसे किया जाता है। ध्यान से देखो, क्या आता है? कैसे करता है तू? बॉन्ड चेक करके दिखा। ऐसे कर, हाथ ऊपर पकड़ उस बाल को, वहां दिखाओ उन्हें कैमरा में। देखो, वैसे तो ये एक बाल है, तुम्हें दिखेगा नहीं, फिर भी मैं आइडिया दे रहा हूँ कि देखो, एक बार छोड़िए बाबू, टूट रहा है, ये मेरे से पकड़ा ही नहीं जाएगा यार। तो टूट रहा है अभी।
देखो एक हाथ, ये सपोज करो कि आपने ये बाल पकड़ लिया एक, है ना, ये देखो सबूत, ये बाल दिख रहा है आपको, वैसे तो दिखेगा नहीं, ये एक ही है, लेकिन सपोज कि मेरे हाथ में एक बाल है, ठीक है। अब बॉन्ड, कुछ लोग है ना ऐसे बॉन्ड चेक करते हैं, ऐसे करके हाथ को ऐसे यूं ऐसे कर, ऐसे करके करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना आपको, हमेशा एक हाथ ऐसे नीचे रहेगा आपके उनके रूट के पास, और एक हाथ ऐसे ऊपर रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट जैसे मेरा है, ठीक है। ऐसे करके अब आप इसको हल्का सा ऐसे खींचोगे और ऐसे छोड़कर देखोगे, अगर इसमें ऐसे राउंड राउंड शेप ऐसे बनती है तो मतलब आपका बॉन्ड लूज हो गया। लेकिन अगर ये खींचने के बाद ऐसे कोई राउंड शेप इसमें नहीं बनती है परफेक्टली, तो मतलब अभी आपको जो बॉन्ड है वो प्रॉपरली लूज नहीं हुआ है, काम हो रहा है लेकिन पूरा अभी नहीं हुआ। और कम से कम आपको 2 या 3 बार चेक करके ये चीज ऐसे करके खींच के देखनी है। जब तीसरी चौथी बार में जाके आपको फाइनली ये चीज दिखेगी, बाल में ऐसे 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 सर्कल बन जाएगा। जब ये सर्कल ऐसे बन जाए इसका मतलब बोन लूज हो गया। देखो इस बाल में सर्कल बन रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमारा जो हेयर है इसको अभी हम 5 से 7 मिनट 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद इसका हम रिंस करेंगे और रिंस करके इसको आइनिंग करेंगे। इसकी एक चीज और मैं बता दूं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं नॉर्मल सी चीज समझ आया आपको? जो मैंने आपको तरीका बताया ये सबसे बेसिक और आसान तरीका है, जो मैंने आपको बताया ये सबसे बेसिक और आसान तरीका है। आवाज मत करो यार। आपको हमेशा हाथ को ऐसे ऊपर रखना है, ऊपर रखने के बाद आप ऐसे बाल खींचोगे और खींच के थोड़ा सा ऐसे छोड़ोगे। कम से कम ये आपको 3 बार ऐसे कैसे करना है ऊपर नीचे, और चौथी बार में फाइनल आपको फिर उसके बीच में देखना है बाल, जब आप ऐसे छोड़ोगे ना तो बीच में अगर ऐसे 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 सर्कल बनता है गोल, तो मतलब आपका बॉन्ड जो है वो परफेक्टली हो गया, और 2-3 मिनट आप एक्स्ट्रा छोड़ करके उसको फाइनल वॉश कर सकते हो, रिंस कर सकते हो। लेकिन अगर वो सर्कल ऐसे प्रॉपर नहीं बनता है तो मतलब आपका जो बॉन्ड है वो भी प्रॉपरली लूज नहीं हुआ है, आपको उसे थोड़ी देर और छोड़ के वापस से चेक करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज का। बाल टूट जाए तो देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, कई बार ओवर प्रोसेस होके भी बाल टूट जाता है। बाल अगर आप ऐसे खींच रहे हो टूट गया तो आप दूसरा बाल लो, ठीक है, आप दो दो बाल इकट्ठे ले लो ताकि थोड़ी सी पावर रहे उनमें, और 2 बालों को इकट्ठा हल्का सा ऐसे खींच के देखना, बोन लूज हुआ होगा तो वो उनमें भी एकदम ऐसे ऐसे श्रिंक हो जाएगा, तो मतलब बोन लूज आपका हो गया। चलिए रिकॉर्डिंग में देख लेना। अच्छा बोर्ड पे कौन सा, न्यूट्रलाइजर के बाद का रिंस? न्यूट्रलाइजर के बाद बस पहले वाला ये क्रीम लगा के रिंस होगा, रिंस के बाद हेयर मास्क लगेगा, हेयर मास्क लगा करके वापस से रिंस होगा दोबारा। रिंस होने के बाद आपको फिर स्ट्रेट ड्रायर करना है क्लाइंट को, और आइनिंग करनी है अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन, और उसके बाद न्यूट्रलाइजर लग जाएगा 8 से 10 मिनट के लिए, और फिर आपको वापस से दोबारा उस न्यूट्रलाइजर को रिंस करना है, हेयर मास्क लगाना है, और फिर हेयर मास्क का रिंस हो जाएगा, और बस फिर बाल सुखा के स्ट्रेट ड्रायर करके प्रोसीजर खत्म। कोई भी अच्छा कंडीशन का मास्क जो भी बाल को हाइड्रेट स्मूथ करने का काम करता हो, इस तरह का मास्क। कोई थर्ड क्लास क्वालिटी यूज मत करना, जैसे केन वगैरह वो जो बाल्टी वाले मास्क आते हैं वो नहीं, ओरिजिनल क्वालिटी का हेयर मास्क यूज करना जब भी आप स्मूथनिंग वगैरह करते हो, क्योंकि इसमें बाल जो है वो बिल्कुल सूख जाता है अंदर से, तो आप उसे जितना मॉइस्चर दे सकते हो उतना अपनी तरफ से कोशिश करना देगा। यूज अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वही यूज करना है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का हेयर मास्क यूज कर सकते हो जो कि बालों को हाइड्रेट करने का, स्मूथ करने का काम करता हो। ठीक है, तब तक भाले आज की एप्लीकेशन बताऊं मैं आपको, इतने ये प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। बेटे डमी लगाओ।
ड्रायर लेकर आओ, फॉइल लाओ दो जी। वो मैं बताऊंगा क्यों आती है। अभी जब हम इस पे न्यूट्रलाइजर लगाएंगे ना, तब न्यूट्रलाइजर के बारे में बात करेंगे। मार्क्स भी लेके आओ सर। मतलब देखो मैं बताऊं आपको, हमेशा कभी भी जब पूरे हेड में आप एप्लीकेशन कर देते हो ना, तो बॉन्ड आपको हमेशा उस बाल का चेक करना चाहिए जो सबसे आखिर में आपने लगा के छोड़ा होगा। सपोज करो कि मैंने पहली एप्लीकेशन यहाँ करी पीछे, दूसरी फिर यहीं करी पीछे, दोनों सेक्शन हो गए पीछे के, उसके बाद मैंने ये वाला फ्रंट कर दिया पूरा, फिर मैंने लास्ट में ये वाला फ्रंट किया। तो जो सबसे लास्ट में फ्रंट किया है ना यहाँ ऊपर, हमेशा यहाँ का बाल चेक किया जाता है जो सबसे आखिर में सेक्शन लगा के छोड़ा है। अगर उसका बॉन्ड लूज हो गया तो मतलब समझ लो बाकी सब तो उससे पहले लगे, उनका तो हो ही चुका होगा। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। आपको 3-4 जगह पर जाके अलग अलग बालों का चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सेक्शन सबसे लास्ट में लगाया है बस आप उसका बॉन्ड चेक कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने कभी भी देखा है स्मूथनिंग वगैरह के बाद सबसे ज्यादा कंप्लेंट यहाँ पीछे के बालों में ही मिलती है। उसका कारण होता है कि पीछे का बाल जो होता है ना, वो आगे के मुकाबले थोड़ा सा थिक बाल होता है, मोटा होता है। उसका कारण ये है, आप कभी भी देख लेना, कोई भी लेडी हो या कोई भी आदमी हो, आप अपने बाल ऐसे उठा के देखो, आपके बाल यहीं से क्यों उड़े हैं, यहाँ से क्यों नहीं उड़े पीछे से? क्योंकि यहाँ पर हीट होती है हमारे सर में ऊपर, और यहाँ पर हीटिंग लेवल कम होता है, तो बाल को बड़ी ताकत होती है यहाँ पर बाल में, तो कभी भी नहीं जाता। कभी भी देख लेना, ओवर प्रोसेस बाल जाएगा ना तो हमेशा फ्रंट की तरफ से जाएगा, पीछे से नहीं जाता। पीछे के बालों में पोरोसिटी लेवल बहुत हैवी होता है। कई बार ऐसा होता है कि फ्रंट वाला बाल बॉन्ड लूज हो जाता है और पीछे का बाल बाद में पता लगता है कि पीछे के बालों में ऐसे ऐसे वेव रह गया। वो इसलिए ही तो होता है क्योंकि पीछे का बाल हमेशा पोरोसिटी से भरा हुआ होता है प्रॉपर, बहुत अच्छा उसका वो होता है क्षमता बाल की। तो मतलब पीछे का नहीं हुआ, अगर नहीं दिखाएगा तो मतलब नहीं हुआ। देखो मैं, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं मुस्तफा भाई, मैं हमेशा बहुत तरीके से काम करता हूँ। अगर आपने एप्लीकेशन प्रॉपर अच्छे से की है ना, जो प्रोसीजर आपको मैंने बताया, अगर आप इस प्रोसीजर के साथ काम करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप हमेशा बॉन्ड उस बाल का चेक करना जो सबसे लास्ट में लगा करके आपने छोड़ा हुआ हो। ठीक है जी। रीग्रोथ पे, जहां तक रीग्रोथ है सिर्फ वहीं तक एप्लीकेशन होगी, वो जब केस पढ़ेंगे तब आ जाएगा सब कुछ। अभी इसके केस पढ़ेंगे ना, अभी तो हम सीधा सीधा प्रोसीजर सीख रहे हैं, है ना। जब इसके केस पढ़ेंगे ना, अभी कैराशाइन वगैरह भी तो पढ़ना है। कैराशाइन वगैरह में केस की, वो जो केस आ रहे हैं ना, जो आप बता रहे हो कि आधी ग्रोथ आ गई, नीचे कलर है, स्मूथनिंग करनी है, कैसे होगी, तो वो सब केस की डिटेल्स में आता है कि कब आपको किस सिचुएशन में किस तरह का काम करना है। मैडम मैंने अभी अभी तो बोला, बताएंगे जब केस पढ़ेंगे तो सारी चीजें आएंगी। क्लिप कर दो इसे साइड में। सबसे पहले फोर सेक्शनिंग करनी होती है आपको किसी भी एप्लीकेशन के लिए। फोर सेक्शनिंग होने के बाद जो हेड पोजीशन होती है क्लाइंट की, वो ऐसे रहती है। नेक हमेशा थोड़ी सी डाउनर टोन में रहेगी, डाउन रहेगा नेक हमेशा क्लाइंट का, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। वही खड़ा हो। देखिए, आज जो हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं, हम लोग इसको बोलते हैं एयर टच। एयर टच वाले आज कैसा होता है, मैं उसकी पिक्चर भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी टेक्निक सीखी है आज। ठीक है, मेरी एक वीडियो है जिसमें कि एयर टच मैंने किया था पूरा,
वो वीडियो का लिंक भी मैं दूंगा, इंस्टाग्राम पर है, उसमें देखकर आपको पता लग जाएगा कि इस टेक्निक का रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, देखो एयर टच टेक्निक की शुरुआत होती है ऐसे डायगोनल सेक्शंस के साथ, ऐसे तिरछा सेक्शन रहेगा, पकड़ो, डायगोनल सेक्शन के साथ आपको एयर टच टेक्निक का यूज करना है। ड्रायर उठाओ, एयर टच का मतलब साफ हो गया कि ये आपको ड्रायर की हेल्प से करना है, जो ड्रायर की हवा होती है एयर को टच करना है बाल से, तो उसको एयर टच मानते हैं लोग। अब देखो ये एप्लीकेशन आपको ऐसे बाल का सिर्फ यहाँ पर ऐसे टिल एंड हेयर पकड़ना है, बिल्कुल बाल का जो लास्ट टिल एंड होगा ना, इसको आपको पकड़ के बाकी के पूरे बालों में आपको ऐसे ड्रायर चलाना होता है। ठंडा, ये देखिए ये ड्रायर जो है ये मैं ठंडा चला रहा हूँ, कितना हीट पर ठंडा है मैडम, ठंडा। कूल ड्रायर आपको यूज करना है, हीट नहीं देनी है, पकड़ो। जब ड्रायर हो जाएगा तो ये देखो कुछ इस तरह से जो छोटे छोटे बाल होंगे ना, यानी कि जहां से आपने पकड़ा है उससे छोटे लेवल का जो भी बाल होगा वो सब आपको ऐसे नीचे गिरा हुआ मिलेगा। इससे क्या होगा, ये बाल तो आपका ग्लोबल कलर वाला बनेगा, और इस बाल में यहां से लेकर नीचे तक आपका बालेआज कलर की मर्जिंग बनेगी। इसलिए इसको एयर टच टेक्निक माना जा रहा है कि इसमें बहुत ही अच्छी एक फाइन मर्जिंग बनती है। ये देखो जब आप इसको कोम लगाओगे, पकड़ो, रूट में हमेशा ऐसे कोम लगाने के बाद आपको ये देखो इसमें जो मर्जिंग बनती है वो बहुत पतली मर्जिंग बनती है, और आधे जो बाल जो छूट गए हैं ये आपका बीच में ग्लोबल कलर बनेंगे, जो ऊपर से मर्जिंग इफेक्ट को बनाते हुए आएंगे, और नीचे की तरफ पूरे बालों में आपको बालेआज देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर बालेआज नहीं होगा, ये देखो हम तो यहीं से बांधेंगे ना फॉइल, तो बिल्कुल यहीं से आपका कलर जो है वो नीचे तक मर्ज होता हुआ आएगा। प्रोडक्ट उठा, फॉइल लगाने से पहले हमेशा थोड़ा सा कलर ऐसे फॉइल पे लगाना चाहिए, जिससे कि बाल आपका इस पर अच्छे से ऐसे चिपक जाए और आपको कोई इश्यू ना हो। देखो अब ये चिपक गया, चाहे आपके हाथ दूर भी रहे ये गिर नहीं सकता है। देखो ये एयर टच टेक्निक बनती है हमारी। बालेआज का एक रूल होता है कि इसमें कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं जाता, यानी सेक्शन बाय सेक्शन ऐसे ही आपको डायगोनल सेक्शन में बस सीधा सीधा एयर टच करके फॉइल बांधते हुए ऊपर तक पूरा सेक्शन खत्म कर देना है। देखिए अब ये मैंने दूसरा सेक्शन लिया, कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है आपको, सेक्शन बाय सेक्शन आपको पूरी एप्लीकेशन करते हुए चले जाना है, जैसे बेबी लाइट्स में करते हैं ना, बिना कोई सेक्शन छोड़े आपको एयर टच एप्लीकेशन करते हुए जाना है। कोम आपको हमेशा यहाँ रूट पर जरूर लगानी है, क्योंकि अगर कोम नहीं लगाओगे ना तो जो आपने ड्रायर से बाल नीचे गिराए होंगे उन बालों पे कलर टच होगा और आपकी जो टेक्निक है उसमें गड़बड़ बन जाएगी, आपको पैची लगेगा सारा कुछ। तो हमेशा रूट पर कोम फंसाने के बाद ही आप नीचे प्रोडक्ट एप्लीकेशन करो, वो बेटर रहता है हमेशा। हमेशा ब्रश को ऐसे सीधा चलाओगे या फिर ऐसे लिटाकर चलाओगे, और पूरा करने के बाद ऐसे जरूर चलाना है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से पूरा मर्ज हो सके एक दूसरे में। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? बिना कोई सेक्शन छोड़े डायगोनल सेक्शन में ऐसे ही आपको ये एप्लीकेशन करी, फिर ये करी, फिर ये करी, ऐसे तिरछे सेक्शन के साथ आपको एयर टच टेक्निक की हेल्प से पूरी एप्लीकेशन करते हुए
पूरा सेक्शन खत्म कर देना है। सेम ये करना है, ऐसे ही ये करना है। जैसे देखो यहां से हमने जो सेक्शन लिए इसमें, वो यहां से ऐसे लिए हैं, मतलब नीचे की तरफ से कान की तरफ ऐसे तिरछा सेक्शन लिया है। तो सेम यहां से भी ऐसे ही होगा, नीचे की तरफ से ऐसे सेक्शन जाएगा कान की तरफ। ये देखो जैसे ये पीछे का सेक्शन आ गया है ना, दूसरी साइड आ गए हम, तो यहां से भी जो सेक्शन जाएगा वो ऐसे जाएगा तिरछा। क्लियर है, समझ आ गया? पकड़ो इसको, अरे बेटे इसको पकड़े, पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी। देखो यहां से जो सेक्शन ऐसे आया है, हमने यहां से ऐसे लिया, तो कुल मिला के आपको, ये पकड़ो इसको ऐसे, नजर आ रहा है सबको बोर्ड? चलिए इस हेयर का बॉन्ड चेक कर लेते हैं वापस से। हमने जब किया था तो बॉन्ड तो हो गया था, लेकिन थोड़ी सी कसर थी इसमें, तो दोबारा से चेक करते हैं। बॉन्ड चेक कर बाबू। देखो ये लड़का वैसे ही कर रहा है, इसने ऐसे खींचा, फिर दोबारा खींचा, फिर तीसरी बार खींचा, उठा ले इसी बाल को उठा। देखो अब थोड़ा सा करके छोड़ेंगे तो इसमें वो कर्ल्स बनना शुरू हो गया बाल, तो मतलब हमारा बॉन्ड हो गया। इसको रिंस कर प्रॉपर, वैक्स भी लगा दो। हाँ रिंस होगा, उसके बाद थोड़ा सा मास्क लगेगा, मास्क लगने के बाद उसका वापस से रिंस हो जाएगा और सुखा के हम उसे आइनिंग करेंगे। जो एप्लीकेशन आपने देखी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये देखने में बड़ी आसान लग रही है, करते समय बहुत मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। जी बिल्कुल होता है, होता है मैडम, लेकिन वो कुछ कंडीशंस के हिसाब से होता है। जो आप लोग देखते हो ना, कुछ लोग ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे ब्रश से ऐसे पेंटिंग कर रहे होते हैं, उसको पेंटिंग बालेयाज बोलते हैं, फ्री हैंड बालेयाज बोला जाता है उसको। फ्री हैंड बालेयाज में जो कलर शेड आते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, उसमें आप हर तरह का कलर शेड अचीव नहीं कर सकते हो। कॉपर टोन तक का शेड हो या हल्का फुल्का मर्जेबल ब्राउनिश टोन का शेड आप उसमें अचीव कर सकते हो, क्योंकि जब आप खुले बाल पर ब्लोंडर लगाते हो ना, तो वो बाकी के बालों में भी कहीं ना कहीं टच हो ही जाता है ना। तो आप उसको प्रॉपर ब्लॉन्ड करोगे तो वो तो सारा पैच ही पैच हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो टच होगा ही होगा, तो और उस पर आप इक्वल टोन को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा आप या तो ये एयर टच वाला बालेयाज बांधना, या जो इसके बाद के जो मैं आपको बालेयाज टेक्निक सिखाऊंगा उन टेक्निक्स के साथ आप बालेयाज करना, वो ज्यादा बेटर रहेगी आपको उस टेक्निक से। ये बाल आ गया, हमने इसका रिंस किया, मास्क लगाया और वापस से रिंस कर लिया। अब इसको सुखाएंगे, स्ट्रेट ड्राई करेंगे, उस पर आएंगे। फुल 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 कोई प्रॉब्लम नहीं।
लगा दिया, लेकर आओ। रखे दो। देखो अभी हमने इसको रिंस किया, इस पर मास्क लगाया, मास्क लगा के फिर से रिंस किया, उसके बाद हमने इसको नॉर्मल सुखाया और अब स्ट्रेट ड्रायर भी कर दिया। अब अगला प्रोसीजर क्या है, इस पर हम करेंगे आइनिंग। आइनिंग कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन या हेयर टेक्सचर। इसकी जो हेयर कंडीशन है ये हीना कोटेड बाल है, अगर आप देख पाओ तो इसमें थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, उसका कारण है हीना। जब स्मूथनिंग क्रीम लगी तो हीना का जो कलर था वो इस पर और भी ज्यादा विजिबिलिटी देनी शुरू कर दी उसने। तो हीना हेयर पर हम क्या आइनिंग टेम्परेचर रख सकते हैं, 200 से 210 के टेम्परेचर पर हम इसे आइनिंग कर सकते हैं। 200 टेम्परेचर कर दो, तो आइनिंग टेम्परेचर है 200। अंदर की तरफ होता है हाथ। देखो 2 बार मार दी ना, मैक्सिमम कितनी बार आइनिंग चला सकते हो आप, 3 से 4 बार, इससे ज्यादा बार आपको आइनिंग नहीं चलानी है। ये देखो ये लास्ट है, चौथी, बस खत्म, आइनिंग प्रोसीजर खत्म। अब हम इसको 2 मिनट छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडा हो सके, फिर लगाएंगे न्यूट्रलाइजर। तब तक हम न्यूट्रलाइजर लेते हैं, ये सेम ब्रांड का न्यूट्रलाइजर है, ग्लैड, एन लिखा हुआ है, एन मतलब न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। अब देखो इसमें न्यूट्रलाइजर के जो होने वाले रिएक्शन है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। कहने को तो जो न्यूट्रलाइजर होता है वो आपका पीएच लेवल बैलेंस करने का काम करता है। जब आप कोई भी केमिकल करते हो ना बाल पर, जैसे कि कलर वगैरह, ब्लोंडर वगैरह आप लगाते हो या स्मूथनिंग क्रीम लगाते हो, तो हमारे बालों का जो पीएच लेवल होता है वो हमेशा एल्कलाइन की तरफ जाता है। पीएच लेवल हमेशा हमारे हेयर का बढ़ जाता है स्मूथनिंग क्रीम की वजह से, कलर की वजह से, ब्लोंडर की वजह से, ठीक है जी। इस तरह की सर्विस जो भी हेयर का मॉइस्चर रिमूव करने का काम करती हो, उससे हमारे हेयर का पीएच लेवल बढ़ जाता है। और जो भी चीज हमारे हेयर को रिपेयर करने का काम करती हो, उससे हमारे बाल का पीएच लेवल वापस से नेचुरल या डाउन में आना शुरू होता है, जैसे कि केराटिन, ठीक है, आपका हेयर मास्क, अपना न्यूट्रलाइजर, ओलाप्लेक्स वगैरह, पानी। पानी भी आपके हेयर का पीएच लेवल बैलेंस करने का या डाउन करने का काम करता है, ठीक है। पीएच लेवल को आप एक तरह से हीटिंग लेवल मान सकते हो, ठीक है। जब हम किसी पतीले को या घर पे किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो गर्मी की तरफ जाता है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम उसे नॉर्मल ठंडे पानी में डालते हैं तो तुरंत एकदम से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन मारता है, जिसकी वजह से कई बार पानी में से भी धुआं निकलता है। क्योंकि जब एक गर्म चीज और एक ठंडी चीज मिलते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एक बार गर्मी पैदा होती है। सेम कंडीशन होती है बाल के साथ। अभी इस बाल में जो गर्मी है ये बहुत ज्यादा है, यानी कि इसका बाल का जो टेम्परेचर होगा मेरे हिसाब से तकरीबन 22-23 डिग्री आप मान सकते हो इसका टेम्परेचर फिलहाल होगा। अब इस पर मैं सीधी एक बर्फीली चीज लगाऊं तो शायद यहाँ पर वो बर्फ भी एक बार को थोड़ा सा गर्म होने की या इसको ठंडा करने की कोशिश में यहाँ पर फोक क्रिएट होता है। तो वो धुआं तो नहीं निकलता बाल में, लेकिन जो न्यूट्रलाइजर है ये काइंड ऑफ एक बर्फ की तरह ही इस पर काम करेगा, यानी इसको ठंडा करने का काम करेगा। तो जब कोई भी गर्म चीज किसी ठंडी चीज के साथ मिलती है तो वहां पर एक कहा जाए तो एक रिएक्शन क्रिएट होता है। गर्मी और ठंडक जब दोनों मिलते हैं, तो जैसे गर्म पानी में या ठंडे पानी में जब हम कोई गर्म पतीला डालते हैं तो एकदम से पानी में भी बुलबुले उठ जाते हैं,
उसके बाद वो पतीला ठंडा होता है धीरे धीरे। तो सेम चीज बाल के साथ होती है। जब आप इस पर एकदम से ये ठंडा न्यूट्रलाइजर डालोगे तो वो एकदम से इसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, जिस कोशिश में बाल डैमेज हो जाता है स्टार्टिंग में ही। तो आपको न्यूट्रलाइजर कैसे यूज करना होता है वो देखो। न्यूट्रलाइजर में हमेशा आपको या तो थोड़ी सी आइस क्यूब वगैरह डाल लेनी है, जिससे कि उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा ठंडा हो सके वो चीज। अगर आपके पास आइस क्यूब वगैरह नहीं है तो आप न्यूट्रलाइजर में थोड़ा सा मास्क का यूज करें, थोड़ा सा सिरम डाल लें। समझ आ गया आपको? और आइनिंग करने के जस्ट बाद आपको न्यूट्रलाइजर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो कम से कम 10 मिनट तक आपको बाल छोड़ना होता है, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो सके, कि जब आप न्यूट्रलाइजर यूज करो तो वहां पर कोई रिएक्शन क्रिएट ना हो और बाल को ड्राइनेस ना हो। आपने कई बार नोट किया होगा कि जब बाल पे न्यूट्रलाइजर लगाते हैं ना तो बाल एकदम से गर्म हो जाता है, न्यूट्रलाइजर लगते ही हाथ भी गरम गरम महसूस होते हैं हमें। उसका कारण यही होता है कि बाल में बहुत ज्यादा गर्मी है, न्यूट्रलाइजर उसको ठंडा कर रहा है, जहां पर एकदम से दोनों की गर्मी मैच हो रही है वहां। क्लियर है? समझ आ गया? तो न्यूट्रलाइजर को ठंडा करने के लिए हम इसमें आइस क्यूब वगैरह का यूज कर सकते हैं, मास्क डाल सकते हैं, थोड़ा सा सिरम डाल सकते हैं, जिससे कि टेम्परेचर डाउन रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं डाल रहा हूं इसमें, क्योंकि ये हीना कोटेड हेयर है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस पर सीधा न्यूट्रलाइजर लगा रहे हैं। थोड़ा सा, कोई क्वांटिटी नहीं है, अपने अंदाजे से थोड़ा सा डालना होता है बस। वो उसी का कारण है मैडम। मैडम वो सब उसी वजह से हो रहा है कि वो उसका टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश कर रहा है, और बाल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उस समय। तो अगर आप आइस क्यूब वगैरह यूज करोगे या पानी मार दोगे ना बाल पे, तो बाल नॉर्मल रहेगा, फिर नहीं होगा डैमेज। न्यूट्रलाइजर से बाल कभी भी डैमेज नहीं होता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1% का भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि न्यूट्रलाइजर जो होता है ना वो, देखिए मैडम मेरी मेरी बात सुनिए, न्यूट्रलाइजर जो होता है ना वो बाल का पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, साथ ही साथ जो आपके हेयर बॉन्ड्स जो आपने लूज किए हैं ना, उन बॉन्ड्स को सेट करने का काम करेगा आपका न्यूट्रलाइजर। तो जिस काम में बाल में हीट होती है ना, तो हीट के कारण वहां एक रिएक्शन बन जाता है न्यूट्रलाइजर के साथ, जिसके कारण आपका बाल डैमेज हो जाता है। तो वो रिएक्शन ना बने इसलिए आप उसमें आइस क्यूब डाल रहे हो। आइस क्यूब मतलब ठंडी हो गई ना वो चीज, और जब वो पिघलेगी तो उसमें पानी अपने आप बन गया न्यूट्रलाइजर में। और फिर भी अगर आपको लगता है कि बाल चढ़ रहा है तो आप शावर बोतल साथ रखो, पानी मार दो, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए अब हम इसको न्यूट्रलाइजर लगाते हैं। गर्म हो रहा है थोड़ा। देखो। अब इसने न्यूट्रलाइजर लगाया तो मैंने इससे पूछा कि गर्म हो रहा है, तो ये कह रहा है वो थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बाल हीना कोटेड है, इसमें बहुत पावर है, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, इसलिए हमने इसको सीधा लगा दिया। अदरवाइज अगर ये कहता ना कि ज्यादा हो रहा है, तो मैं अभी के अभी इस पर थोड़ा सा पानी डलवा देता, जिससे ये टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता। देखो न्यूट्रलाइजर जो होता है उसको हमेशा कोम किया जाता है, लगाने के बाद आपको एक बार उसे कोम जरूर करना है, ताकि बाल अंदर कोई टेंगल हो तो वो टेंगल प्रॉपरली रिमूव हो सके, ताकि आपका बॉन्ड सेट हो जाए प्रॉपर। बस ये देखो ये लग गया। अब इसको यहाँ रख देते हैं साइड में। न्यूट्रलाइजर का टाइम क्या बताया था मैंने आपको, देख के बताओ बुक में। 8 से 10 मिनट के बाद हम इसका, जी 8 से 10 मिनट के बाद हम इसका फाइनल वॉश करेंगे। स्मूथनिंग क्रीम लगाने के बाद क्या नहीं करना? नहीं कर सकते हो, मर्जी है, लेकिन उसमें कोई जरूरी भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है उसमें, इसमें मैंडेटरी करनी है। क्योंकि न्यूट्रलाइजर लगाते समय कुछ लोगों के बालों में टेंगल आ जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस अगर गड़बड़ है तो आपके बालों में टेंगल आएगा ही आएगा।
तो वो टेंगल रिमूव करने के लिए कॉम्ब की जाती है। टाइम नोट करो। कितना टाइम हो गया? ठीक है, आज इसका रिजल्ट देख लो आप लोग, बाकी की क्लास आपकी कल होगी। कल हम लोग इसके बारे में कुछ केसेस को पढ़ेंगे कि जिस तरह के केस हमारे पास आते हैं उन केस में आपको किस तरह से काम करना है, कब स्मूथनिंग करनी है, कब नहीं करनी है, कब नैनोप्लास्टिया करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में सीख लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोगों को बालेआज की, बेबी लाइट्स की और नॉर्मल हाइलाइट्स की प्रैक्टिकल्स जरूर करना, कोशिश करना किसी लड़की पे या डमी पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना दिन में एक बार। अगर आपका हाथ चलेगा तो शायद आपको वो चीज समझ आएगी। और जिसको आज थ्योरी याद नहीं थी पुरानी, वो अपनी थ्योरी याद से याद कर लेना, पढ़ लेना। बाकी कोशिश करना कि वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है सारी, आपके पास लिंक है, वीडियो देख के उसको क्लास को एक बार रिवीजन कर लेना, शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, लिखी हुई चीज हो सकता है आपको ना भी ध्यान आए कि ये क्या है, किस बारे में है, लेकिन रिकॉर्डिंग देखोगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज क्या थी, क्यों है, किस लिए है। कुछ पूछना है किसी को आज की क्लास से रिलेटेड? बैककोम की जगह पर ही तो हमने ड्रायर चलाया है ना। बैककोम कर दो या ड्रायर चला दो, एक ही बात है। उसमें भी हम छोटे बालों को पीछे धकेल रहे हैं कि उनपे कलर ना लगे, और ड्रायर मार के हमने वही छोटे बाल नीचे गिरा दिए कि उनपे कलर ना लगे। तो सेफ साइड तो ड्रायर है ना, बैककोम बाद में खोलोगे बाल टूटेगा। सेफ साइड कितनी बताई मैंने आपको कि ड्रायर मारो, ना तो बाल उलझेगा ना टेंगल पड़ेगा, बाद में डिपॉजिट भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। और कुछ पूछना है किसी को? शैम्पू अभी बताता हूँ, फाइनल वॉश होने दो पहले इसका। लिख लो, या तो चलो बता देता हूँ, लिख लो। स्मूथनिंग करने के बाद जो फाइनल वॉश होगा वो होता है आफ्टर 48 आवर्स। यानी जिस बाल पर अभी हमने ये न्यूट्रलाइजर लगाया हुआ है, इस न्यूट्रलाइजर का अभी हम फाइनल रिंस कर देंगे, उसके बाद ड्रायर, स्ट्रेट ड्रायर करके फाइनल खत्म हो गया हमारा प्रोसीजर। तो हमें क्लाइंट का फाइनल वॉश करना होगा आफ्टर 48 आवर्स। 48 घंटे के बाद उनका फाइनल वॉश होगा जो शैम्पू के साथ होगा। क्लियर है? शैम्पू जिस दिन आप करोगे उस दिन सिर्फ एक ही बार शैम्पू होगा करने से पहले। जब पूरा प्रोसीजर हो जाएगा तब भी आपको शैम्पू नहीं करना है। शैम्पू उसका फाइनल होगा आफ्टर 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद फाइनल वॉश होगा क्लाइंट का शैम्पू के साथ प्रॉपर। उससे पहले शैम्पू नहीं लगेगा बाल पर। किसी भी शैम्पू से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो जी। ये मिथ है फालतू का, बिना बात का, और कुछ नहीं। किसी से भी कर सकते हो आप, बस मार्केटिंग और कुछ नहीं। कुछ बातें हैं ना बहुत झूठ फैलाई हुई है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, बस कि आपको ये यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। देखो, जितना जिस चीज से आप डरोगे ना उतना ही आपको डराएगी। कोशिश करो कि हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया करो, उनमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ नया पता लगेगा आपको। भले ही मैं मानता हूँ एक दो बार गलती भी होगी, जरूरी नहीं है एक दो बार, क्या हो सकता है बार बार हो, लेकिन हर एक गलती आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा के जाएगी जो आपको जिंदगी में और कोई सिखाएगा नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे कोई और हो। हर गलती आपको एक चीज ऐसी सिखा देगी जो शायद आपके अलावा किसी और को पता ही नहीं होगी। बिल्कुल लगेगा।
हर शैम्पू में मास्क लगता है। जब भी किसी बाल पर शैम्पू हो जाए उसके बाद मास्क जरूर लगाना चाहिए, वो बाल की सेफ्टी होती है। जैसे अभी मैं आपको पीएच लेवल समझा रहा था कि पीएच लेवल क्या होता है, बालों का हीटिंग लेवल। ठीक है, जब आप बाल पे शैम्पू करते हो तो बाल का पीएच लेवल बढ़ जाता है, और जब आप बाल पर मास्क लगाते हो तो उसका पीएच लेवल वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो किसी भी शैम्पू के बाद अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल शैम्पू कर रहे हो, तो आपको हेयर मास्क लगाना बहुत मस्ट होता है, मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो उसका पीएच लेवल बाल का बड़ा रह जाएगा और आपके बाल में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाएगी। जैसे देखो मेरा बाल है, जैसे मेरा बाल है, मेरा बाल मुझे ड्राई ही चाहिए होता है। मैं चाहता हूं मेरे बालों में ड्राइनेस रहे, ताकि पमिंग टाइट रहेगी ड्राइनेस से, इसलिए मैं अपने बालों में मास्क का यूज करता ही नहीं हूं। मैं सीधा कभी कभी तो इसको साबुन से वॉश कर लेता हूं, क्योंकि साबुन से जो वॉश होता है ना उसका पीएच लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं कभी हफ्ते में एक आध बार साबुन से ही वॉश कर लेता हूँ, नॉर्मल सोप से, ताकि बालों में ड्राइनेस ज्यादा रहे। अदरवाइज नॉर्मल डेली रूटीन में मैं इस पर शैम्पू करता हूँ। क्या? हाँ, मैंने पमिंग कराई हुई है। कंडीशनर मास्क, जी बिल्कुल एक ही चीज है दोनों। जी सजीदा जी बताइए। कुछ भी लगा सकते हो, दोनों का काम वही है। कुछ भी लगाओ आप, चाहे कंडीशनर लगाओ चाहे मास्क लगाओ, एक ही बात, रिंस करके बस। कौन बोलता है? देखो ये बात सच है कि मास्क, कंडीशनर, ये सब इस तरह की चीजें जिनको रूट पे नहीं लगाना चाहिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गलती से लग जाए तो हेयर फॉल हो जाएगा, ऐसा नहीं। बार बार नहीं लगाना चाहिए, ये मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज बाल के लिए बनाई गई है, स्कैल्प के लिए नहीं बनाई गई है। तो आप उसको स्कैल्प पे लगाओगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगी। आप बार लगाओगे तो शायद ज्यादा रिएक्ट कर जाए, एक आधी बार गलती से लग जाए तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझसे कितनी बार गलती से, अच्छा एक बात बताओ, जब आप वॉश करते हो स्मूथनिंग क्रीम लगा के जब वॉश होता है तो क्रीम को मल्सीफाई नहीं करते हैं कुछ लोग, वो उससे पहले मल्सीफाई होती है क्रीम, तब भी तो वो रूट पे टच होती है, तब तो बाल किसी का नहीं गिरा, कोई गंजा नहीं हुआ ऐसे। जी बिल्कुल। जी मैडम जी, किसी से भी करो मैडम, बस बॉन्ड अच्छे से लूज कर देना। अगर बॉन्ड लूज में दिक्कत होगी ना तो चाहे आप उसे गर्म से कर लेना या ठंडे से, बाल सीधा नहीं हो पाएगा, वेव आएगा बाल में। अगर बॉन्ड सही से आपने लूज किया है ना, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। बॉन्ड ठीक से लूज किया है तो कोई सा भी पानी से धो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या? बेकार की बात, पागल है। शाइन आती है आपके आइनिंग टेम्परेचर से, अगर वो टेम्परेचर आपने सही रखा हुआ है बाल के हिसाब से, तो मैं श्योरिटी देता हूँ आपके बालों में शाइन आएगी ही आएगी। अगर एक बात सोचो, आपने ओवर प्रोसीजर कर दिया बाल, तो कहां से शाइन लाया जाओगे आप, और क्या करोगे क्या ऐसी शाइन का, जब बाल ही जल जाएगा तो आइनिंग जो होती है ना, आइनिंग बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आइनिंग का टेम्परेचर आपने सही रखा है तो सब कुछ सही है, अगर आइनिंग टेम्परेचर में गड़बड़ है तो फिर पूरे काम में गड़बड़ होगी। पूछिए मैडम। हाँ जी बताओ बताओ बोलो। नहीं पूछ लो, मैं तो वैसे भी बता दूंगा। मेरे पास बोटॉक्स है, वेलवेटरी का है, और एक दो ब्रांड और है, नॉर्मल चाइनीज भी है, अच्छा भी है। जीके का भी केराटिन है हमारे पास, तो नॉर्मल एक चाइनीज भी है, वो हर तरह के क्लाइंट के लिए होता है ना। अब क्लाइंट ही अगर पे नहीं कर रहा है तो उसको जीके थोड़ी लगा सकते हैं हम। हाँ नॉर्मल प्रोडक्ट ले लो, बतेरे प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल सा प्रोडक्ट ले लो उससे कर दो।
ये मैं बोल नहीं सकता मैडम, ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी। जी मैडम, जी मैडम, जरूरी नहीं है कि 1 घंटे के बाद ही करनी है। कहने का मतलब है 1 घंटा होने के बाद चाहे आप अगले दिन वॉश करो, चाहे उसी दिन वॉश कर दो, चाहे 3 दिन बाद वॉश करो, वो आपकी अपनी मर्जी है। 1 घंटे का गैप होना चाहिए, उसमें ये बताया गया है। नॉर्मल सिखा रहे हैं। नॉर्मल सिखाइए, पकड़ देख कर 22,000 रुपये में फोटो खींच के भेज दूंगा MRP की, दिखे तो देख लो मैडम, MRP की बात कर रहा हूँ मैं भी। अच्छे जिसको कितना लेस मिल जाएगा, उनको बहुत ज्यादा लेस थोड़ी मिलेगा। मुझे तो फ्री में भी मिल जाता है। अरे मैडम देखो, एक बार ड्रायर बंद करिए, ड्रायर देखो ऐसा होता है, मुझे ना बहुत सी चीजें फ्री में मिलती हैं, क्योंकि जैसे प्रमोशन के लिए दे देते हैं लोग मुझे कि हमारा ब्रांड आप प्रमोट कर दीजिए, आप इसको यूज कर लेना, आपको अच्छा लगे तो पर्सनली मंगा भी लेना, नहीं तो किसी ना किसी वीडियो में आप हमारे प्रोडक्ट से काम कर देना। तो इस तरह की चीजों से मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलते रहते हैं, जैसे ड्रायर मिल जाता है कई बार कुछ ब्रांड का, आइनिंग मिल जाती है, ब्रशेज आ जाते हैं, केराटीन आ जाती है, बोटॉक्स आ जाते हैं, ऐसे ही हो सकता है ब्लूटॉक्स भी आ गया हो, है ना। तो ऐसे होता रहता है मैडम। तो मुझे तो प्राइस का पता नहीं है इस बारे में, MRP 22,000 की है, बाकी आप बोलोगे तो मैं बात करके आपको नंबर दे दूंगा, आप अपने हेड पे बात करके ले लो प्रोडक्ट, बस। प्रोडक्ट जेन्युइन है, इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। नहीं ऐसा नहीं है, 50% देंगे मैडम। ऐसा होता है 50% डिस्काउंट, पता है कौन देगा? 50% डिस्काउंट मैडम वही देगा जिसका प्रोडक्ट में गड़बड़ होगी या बिक नहीं रहा होगा, उसको बस बेचने से मतलब है, ठीक है। जिसके प्रोडक्ट में जेन्युइनिटी होगी ना, जान होती है जिस प्रोडक्ट में, वो तो मैडम मैं कह रहा हूँ 30% भी डिस्काउंट नहीं देगा। आप लॉरी अच्छा, आपने लॉरियल की कलर ट्यूब यूज की है? दिया कभी 50% पे? बताओ, क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि क्वालिटी है। जी मैडम, जी मैडम, बात ही यही है सारी, है ना। तो जो जो प्रोडक्ट चल रहा हो ना मार्केट में, वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता 50% पे। जो नहीं चल रहा होगा ना, जिसे चलाना होगा ब्रांड, वो आपको 40 का 60% पे भी दे देगा। मैं पूछ लूंगा मैडम, गारंटी श्योरिटी किसी चीज की नहीं। ये देखो, ये बाल सूख गया, स्ट्रेट हो गया बाल, ठीक है, रख दे, उसी में रख दिया अंदर, ठीक है।